नमस्कार। जन विकास महासभा और सोक्ट एजुकेशन सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के क्लासेस में डीएनए की कहानी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हम लोग डीएनए के डबल हेलिक्स की जो खोज हुई थी उसमें कैसे मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की और उसके बाद वाटसन और क्रिक ने कैसे उसे इंटरप्रेट किया। नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ लेख 1953 में, जिसके लिए फिर 1962 का नोबेल पुरस्कार तीनों को मिला। अब आइए वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में जो मुख्य बातें बताई थीं उनकी चर्चा की जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए में दो हेलिक्स होते हैं जो कि स्पाइरली एक हाइपोथेटिकल एक्सिस के चारों तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इसमें जो एक चक्कर है, तो यहाँ से जैसे चला और फिर यहाँ पे आया, तो ये एक चक्कर को कहते हैं पीरियड ऑफ आइडेंटिटी, और पीरियड ऑफ आइडेंटिटी हमेशा 34 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार इन दोनों हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो ये डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम है, हमेशा 10 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये स्पाइरल कॉइलिंग के कारण ये जो थिकनेस है ये 20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। अब इस डीएनए की हाइड्रोलाइसिस में 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक तो 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड, और तीसरा 2 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरीन और पायरिमिडीन। इनमें से पायरिमिडीन में तो सिर्फ एक बेंजीन रिंग की तरह से होता है, लेकिन उसमें 6 कार्बन की जगह 4 जगह तो कार्बन का एटम रहता है और 2 जगह नाइट्रोजन का एटम रहता है। जैसे एक यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, और यहाँ एक और नाइट्रोजन, तो इसे पायरिमिडीन कहते हैं। और इसी तरह से एक प्यूरीन रिंग है, तो इसमें ये रिंग तो बिल्कुल वैसे ही रहता है, लेकिन इसके अलावा इसके साइड में एक 5 कार्बन इमिडाजोल रिंग और आ जाता है। इसमें भी 2 जगह तो नाइट्रोजन के एटम हैं और फिर एक कार्बन। अब ये पायरिमिडीन भी 2 तरह के होते हैं और प्यूरीन भी 2 तरह के होते हैं। पायरिमिडीन, थाइमीन और साइटोसिन। इसी तरह से एडिनिन भी 2 तरीके के होते हैं, प्यूरीन 2 तरह के होते हैं, एक तो एडिनिन और दूसरा गुआनिन। इनका स्ट्रक्चर याद करने में हमें ये जो बेसिक स्केलेटन है ये दिमाग में रखना है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और साइड में कौन कौन से ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो डीऑक्सीराइबोज शुगर 5 कार्बन, जिसमें कि एक जगह 1 2 3 4 5 में 2 नंबर पे एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर C5H10O4। इसके बाद इनके अल्टरनेटिंग अरेंज रहते हैं फॉस्फोरिक एसिड या H3PO4, जिसमें कि फॉस्फोरस एटम के 3 तरफ तो OH ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोक्सिल OH। और अब पायरिमिडीन और प्यूरीन के मामले में, पायरिमिडीन में एक तो है थाइमीन, जिसमें कि 2 नंबर और 6 नंबर पर तो ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाता है और 5 नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं 2,6 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन या थाइमीन। इसी तरह से दूसरा है साइटोसिन, जिसमें 2 नंबर के कार्बन से तो एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ा हुआ है और 6 नंबर वाले कार्बन से एक NH2 टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं 2ऑक्सी 6 अमीनो पायरिमिडीन या साइटोसिन। इसी प्रकार से प्यूरीन में पहला तो है एडिनिन, जो कि 6 अमीनो प्यूरीन है, मतलब 6 नंबर के कार्बन से एक NH2 ग्रुप अटैच्ड है, बाकी सब चीज़ वही है।
और दूसरा है गुआनिन। ये 2 अमीनो, 2 नंबर पे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है और 6 नंबर पे एक ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन या गुआनिन। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये तीनों तरीके के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वाटसन और क्रिक ने क्या स्पष्टीकरण दिया। तो उन्होंने ये कहा कि, और ये तो पायरीमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर कि जिसमें पायरीमिडीन एक 4 कार्बन तथा 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बने हुए बेंजीन रिंग जैसी संरचना से बने होते हैं। इनमें 1 नंबर तथा 3 नंबर पर नाइट्रोजन के एटम पाए जाते हैं। पायरीमिडीन्स 2 प्रकार के होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। असल में थायमिन एक 2,6 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरीमिडीन है। आरएनए में इस थायमिन के स्थान पर यूरासिल बेस पाया जाता है। यूरासिल 2,6 डाईऑक्सी पायरीमिडीन है। इसी प्रकार से प्यूरिन स्केलेटन में एक 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन वाले बेंजीन रिंग के अलावा बगल में एक 3 कार्बन एवं 2 नाइट्रोजन एटम वाला इमिडाजोल रिंग पाया जाता है। एडेनिन 6 अमीनो प्यूरिन होता है और गुआनिन 2 अमीनो 6 ऑक्सीप्यूरिन होता है। अब इसमें खास बात ये थी कि जो डीएनए हेलिक्स में 2 लंबे रॉड्स हैं और बीच में उनको ट्रांसवर्स वार जैसे सीढ़ी होती है, और कुछ मकानों में आपने देखा होगा कि सीढ़ी थोड़ी सी स्पाइरली क्वाइल्ड होती है, बिल्कुल सीधी नहीं है। तो यहाँ भी जो सीढ़ी है वो स्पाइरल है। और इसमें एक खास बात यह है कि जो 2 डंडे हैं इनमें अल्टरनेट डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट, फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर, फिर फॉस्फेट एक अल्टरनेटली जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दोनों धागे एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल आप इसे यूँ समझें कि जैसे आपने देखा ना कि 1 वे ट्रैफिक में बीच में एक डिवाइडर होता है, डिवाइडर के दोनों तरफ तो वाहन जाते हैं, तो एक तरफ तो वाहन ऐसे जा रहा है और दूसरी तरफ वाहन ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये नहीं कि पैरेलल नहीं होते हैं, ये पैरेलल होते हैं लेकिन इस तरह से अरेंज होता है और इसमें बीच में फिर नाइट्रोजनस बेसेज लगे रहते हैं। अब इनमें इन नाइट्रोजनस बेसेस की बॉन्डिंग में क्या खास बात है? एक खास बात यह है कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट कैसे अटैच होते हैं इसे समझिए आप। यहाँ पर एक डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसके 3 नंबर वाले कार्बन पे भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O और H है। और ऐसे एक दूसरा डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें भी यहाँ पे 5 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ एक OH ग्रुप है। बीच में फास्फोरिक ग्रुप एसिड में भी क्या है कि इधर भी OH है, इधर भी OH है। एक नियम है केमिस्ट्री का कि जब भी 2 OH ग्रुप साथ में आते हैं तो उसमें से एक HOH या H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और बीच में खाली एक ऑक्सीजन का एटम बचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि यहाँ पर बॉन्ड बनाते समय इसमें से एक HOH निकल गया तो खाली ये एक ऑक्सीजन एटम रह गया। इसी तरीके से इधर वाले से भी एक वाटर निकल गया तो ये क्या बना, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन रह गया। तो चूंकि ये 3 नंबर वाले कार्बन से भी जो है एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है और 5 नंबर वाले कार्बन से भी, इसलिए इसे 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं। तो ये जो आप देखें कि नाइट्रोजनस डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड एक दूसरे से 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं और ये चीज़ कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है, इसमें बीच में कोई चेंज नहीं आता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आई 1950 में, 1950 में चारगाफ नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि हमेशा डीएनए में एडेनिन का जो की मात्रा होती है, एडेनिन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या मोलर अमाउंट होता है वो हमेशा थाइमिन के मोलर अमाउंट के इक्विवेलेंट होता है और गुआनिन का जो मोलर अमाउंट है वो साइटोसिन के इक्विवेलेंट होता है। इसलिए जरा आप ध्यान दें, इक्वल नहीं है ये एडेनिन और थाइमिन का मॉलिक्यूलर वेट, ये बराबर नहीं होता है इसमें डीएनए में। एडेनिन का सपोज यदि 120 है मॉलिक्यूलर वेट और थाइमिन का 140 है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो इनका रेशियो हमेशा 120 और 140 वाला हो। तो डीएनए में हमेशा नियम होता है कि एडेनिन और थाइमिन का मोलर
वेट इक्विवेलेंट होता है और गुआनिन और साइटोसिन का मोलर वेट इक्विवेलेंट होता है, जबकि आरएनए में ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब इसमें एडेनिन थाइमिन में और गुआनिन साइटोसिन में पेयरिंग कैसे होती है, तो आप इसे यूं देखें। इनमें जैसा कि आप देख रहे हैं, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। जनरली ये जो बॉन्डिंग है आप देख रहे हैं कि इसमें 1 नंबर, 6 नंबर और फिर 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें भी जो है 1 नंबर, 6 नंबर वाला और ये 2 नंबर वाला। तो इनमें हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वाटसन क्रिक ने अपने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में यह भी बताया, एडेनिन हमेशा थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा तथा गुआनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ वीक एनर्जी बॉन्ड्स हैं और जब भी हाइड्रोजन का एटम 2 स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में रहता है तो उसमें एक जो दूसरा वाला एटम है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो एक वीक बॉन्ड बन जाता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब एक और बात समझनी है। नाइट्रोजनस बेस और 5 कार्बन शुगर, इनके यूनियन को हमेशा न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस और 5 कार्बन शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए के दोनों हेलिक्स में इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक लाइन से जुड़े रहते हैं, तो डीएनए का प्रत्येक हेलिक्स जो है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है। ये देखिए, जैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसके 1 नंबर वाले कार्बन से एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया और दूसरी तरफ ये तो न्यूक्लियोसाइड हुआ। न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ कि नाइट्रोजनस बेस शुगर और इसके साथ एक फास्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्योंकि ये आपको इम्तहान में इस पे शॉर्ट नोट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब यहाँ पे आप देखें एक्चुअली कहाँ कहाँ ये बॉन्डिंग होती है किस नंबर के एटम से, इस बात को समझना है आपको। मैंने आपसे कहा कि हमेशा ये 1 नंबर, 2 नंबर और इधर ये 6 नंबर, राइट। तो एक 6 नंबर वाले कार्बन से, एडेनिन के 6 नंबर वाले कार्बन से एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम, चूँकि ऑक्सीजन स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और ये थाइमिन के 6 नंबर वाले कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन एटम से जुड़ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 नंबर वाला जो नाइट्रोजन है एडेनिन का, वो जो 1 नंबर वाला NH ग्रुप है थाइमिन का, उसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस तरीके से एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है। हैं गुआनिन और साइटोसिन की पेयरिंग, इसमें दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इसमें भी वही बात लागू हो रही है, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 6 नंबर वाला। तो ये 6 नंबर वाला जो गुआनिन का है, इसके ऑक्सीजन से और दूसरी तरफ साइटोसिन के 6 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ जो NH2 ग्रुप है, तो NH2 ग्रुप का जो हाइड्रोजन इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड इस गुआनिन का 1 नंबर वाला जो नाइट्रोजन है उससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और इसके बगल में साइटोसिन का 1 नंबर वाला नाइट्रोजन एटम, तो ये इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है। तीसरी हाइड्रोजन बॉन्ड में ये जो गुआनिन का 2 नंबर वाला है उससे जो जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन साइटोसिन के 2 नंबर वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो इस तरीके से इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। वाटसन और क्रिक ने एक और सुझाव दिया
उन्होंने कहा कि दोनों हेलिक्स के बीच में नाइट्रोजनस बेसेस तो होते हैं। अब उसमें यदि एक साथ दो पायरिमिडीन आ जाएंगे तो क्या होगा, उनकी थिकनेस कम हो जाएगी। दो प्यूरिन आ जाएंगे तो उनकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। दोनों के बीच की थिकनेस कांस्टेंट कब रह सकती है, तभी रह सकती है यदि एक तरफ एक प्यूरिन है तो दूसरा पार्टनर उसका हमेशा पायरिमिडीन है। तो आप इस बात को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम ये मान लें कि दोनों पायरिमिडीन हो तो थिकनेस 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगी। दोनों यदि प्यूरिन होंगे तो डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा हो जाएगी। 10 एंगस्ट्रॉम कांस्टेंट कब होगी, तभी होगी यदि एक तरफ प्यूरिन है तो उसका पार्टनर हमेशा पायरिमिडीन है, इधर यदि पायरिमिडीन है तो इसका पार्टनर प्यूरिन है। तो वाटसन क्रिक ने अपने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में ये भी कहा कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं उसमें इस तरीके की ये पेयरिंग होती है। तो इस प्रकार से जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में वाटसन और क्रिक ने जो कुछ भी बातें कहीं, वो उपलब्ध जो भी जानकारियां थी उनको समाहित करते हुए, और दूसरी बात ये कि डीएनए जो है जीन एक्शन, मतलब ये तो हमारे गुणों का नियंत्रण करता है। तो गुणों का नियंत्रण कैसे करता है, डिफरेंट गुण जो होते हैं वो क्यों होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के कारण होते हैं। जैसे हमारी आँख है, आँख के द्वारा हम चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि आँख की रेटिना के रॉड सेल में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो फैल सकती हैं या सिकुड़ सकती हैं, इसके लिए इनमें फैल सकने और सिकुड़ सकने वाली प्रोटीन होती है जिसे एक्टोमायोसिन कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन होती हैं ये 20 प्रकार के एमाइनो एसिड्स के एक खास क्रम में जुड़ने से बनते हैं, और ये खास क्रम में जुड़ने का जो काम है यही जो डीएनए है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेसेज हैं एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनका क्रम तय करता है कि प्रोटीन बनते समय कौन सा एमाइनो एसिड किस नंबर पे अटैच होगा। तो इस प्रकार उस समय तक के उपलब्ध जानकारियों को एक्सप्लेन करने में ये वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल सफल रहा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।